बशारुल असद का तख्ता क्या उलट गया, शाम पर एक कयामत बपा हो चुकी है। इजराइल ने पिछले 48 घंटों में 480 अटैक्स कर दिए हैं सीरिया के ऊपर। जी हां, 480 अटैक्स 48 घंटों में। और उसमें इजराइल का यह ऑब्जेक्टिव है कि सीरिया का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने शाम में किन जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल का शाम के ऊपर इन ताबड़तोड़ हमलों का आखिर क्या मकसद है, इजराइल की क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और ईरान उसको काउंटर करने किस तरह मैदान में आ रहा है। और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि शाम में क्या चल रहा है। हयात तहरीरुल शाम के अलावा और कौन से ग्रुप्स वहां पर तोल रहे हैं हुकूमत करने के लिए, और यहां पर टर्किश बैक ग्रुप्स क्या करते फिर रहे हैं, किसके पास अब कितनी टेरिटरी है। तो सबसे पहले तो हम इजराइल की बात करेंगे जो वहां पर पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर रहा है, मलियामेट कर रहा है। और उनका यह ऑब्जेक्टिव है कि सीरियन आर्मी के पास कुछ ना रहे। मतलब सीरिया की जो नई गवर्नमेंट बनेगी ये ज्यादातर जो रेबल फाइटर्स पर मुश्तमिल है, वो ये हथियार हासिल ना कर सकें जो बशारुल असद के फौजियों के पास थे। उसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वो निशाना बना रहे हैं और उन्होंने नेवल बेसिस तबाह किए हैं, मिलिट्री वेयर हाउसेस तबाह किए हैं, एमुनेशन डिपोज तबाह किए हैं, एयरक्राफ्ट्स तबाह किए हैं और मिलिट्री बेसिस को भी फ्लैट कर दिया है। और इन हमलों से इजराइल ये मेक श्योर करना चाहता है कि सीरिया के जो नए रूलर्स हैं वो इन हथियारों को हाथ भी ना लगा सकें। अब यहां पर मुझे याद आ रहा है अफगानिस्तान वाली सिचुएशन। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था और वो काबुल तक पहुंचे थे तो उनके पास अमेरिकन का छोड़ा हुआ असलहा हाथ लग गया था, आपको याद होगा। और उसमें से बहुत सा असलहा टीटीपी ने भी हासिल किया था और पाक आर्मी पर उस असलहे के जरिए अटैक्स किए थे। यानी हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद है कि जब मिलिटेंट्स के पास ऐसे हथियार लगते हैं तो उसके कितने भयानक नतीजे जाते हैं। तो यहां पर इजराइल ये मेक श्योर कर रहा है कि इन मिलिटेंट्स के पास हथियार ना लगें और उन पर कोई अटैक ना कर सके। तो इस तरह सीरियन आर्मी का जो डिफेंस था, जो पिछले 50 सालों में उन्होंने डेवलप किया था, उसको 2 दिनों में मलियामेट करके रख दिया है इजराइल ने, जो कि डेफिनेटली सीरिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और इसके जरिए इजराइल एक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी हासिल करना चाहता है, और वो ये कि सीरिया कभी भी मजबूत ना हो, स्पेशली मिलिटरीली। यानी उनकी फौज कभी भी इतनी मजबूत ना हो कि वो इजराइल को काउंटर कर सके या इजराइल से लड़ाई का सोच भी सके। जैसे सीरिया के बशारुल असद थे तो बहुत वीक, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो अपना दिफा करना जानते थे। अब सीरिया का दिफा कौन करेगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसके बाद सीरिया का दिफा बराए नाम ही रह जाएगा। जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर सवाल उठ जाएंगे। इससे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसमें शदीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि इवन जो नए रूलर्स भी हैं सीरिया के, उनकी ये कोशिश है कि स्टेट अपरेटस को बचाया जाए। जो स्टेट रिसोर्सेज हैं, जो पूरी मशीनरी है, उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके ताकि वो बेहतर तरीके से सीरिया पर हुकूमत करें। लेकिन वो बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल तबाह बर्बाद कर रहा है और वो कैपिटल सिटी दमिश्क को भी नहीं छोड़े और उसको सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं अपनी एयर स्ट्राइक्स के जरिए। सीरिया के जनरल हालात की बात करें तो सड़कों पर गहमा गहमी शुरू हो गई है, दुकानें खुल गई हैं, बैंक्स खुल गए हैं और जो नई ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी है वो इस वक्त अथॉरिटी कायम करने की कोशिश कर रही है और लोगों से पुरअमन रहने की अपील कर रही है। सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल बशीर, जो कि HTS की तरफ से लगाए गए हैं, मोहम्मद अल जुलानी के लोगों की जानिब से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अभी बशारुल असद की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ऑपरेशंस को बहाल किया जा सके। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ तो आ रही है, लेकिन अभी फूड और मेडिसिन की शदीद शॉर्टेज है और चीज़ों की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इस सूरत हाल में इजराइल रिलेंटलेस स्ट्राइक्स कर रहा है इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इस वीडियो में आगे चलकर हम मैप्स की मदद से बताएंगे कि HTS, ये मोहम्मद अल जुलानी की जो तंजीम है, ये कहां तक पहुंच गई है और कहां कहां से इनको ऑपोजिशन का सामना है और इजराइल का ग्रैंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये जो इतनी ज्यादा बमबारी कर रहा है। इससे पहले हम देखेंगे ईरान के ख्यालात और ईरान की स्ट्रेटजी। ईरान के सुप्रीम लीडर का बिलाखिर बयान आ गया है।
है। ईरान पर सबकी नजरें थी कि ईरान इस हवाले से क्या सोच रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है सीरिया के अंदर। बशार अल असद की हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट किया, इतने साल बचाने में मदद की है, तो अब वो क्या सोच रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान दिया कि बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ था। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस चीज का एविडेंस है कि ये जो कुछ भी हुआ है सीरिया में, ये एक जॉइंट प्रोडक्ट है, एक जॉइंट प्लान है यूएस और ज़ायनिस्ट रजीम का। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का दिफा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का ख्याल है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फेल हुआ है सीरिया में, ये उन लोगों की बहुत बड़ी भूल है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, IRGC और ईरान एक बार फिर इमर्ज होगा, स्ट्रांगली इमर्ज करेगा और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात हमें कमज़ोर नहीं कर सकते और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ओवरऑल इन्फ्लुएंस इस रीजन पर मज़ीद मजबूत होगा। उनका कहना था कि वो जाहिल लोग हैं जो समझ रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ नाकामी हुई है। इसके अलावा ईरान की अप्रोच की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सीरिया के जो नए रूलर सामने आए हैं, ये हयात तहरीर उल शाम, मोहम्मद अल जुलानी, जो पास्ट में अलकायदा और दाइश के साथ काम कर चुके हैं, अल नुसरा फ्रंट के मेन मेंबर रह चुके हैं, इनकी तो कभी ईरानियन से नहीं बनी, तो अब इनके ताल्लुकात कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई एनालिस्ट तो इसमें यह कह रहे हैं कि ईरान ने बड़ा सेफली अपने एसेट्स यहां से इवैक्यूएट किए हैं। IRGC के जो मेंबर्स थे 4000 से जायद ईरान के मिलिट्री और सिविलियंस और इनके इंटेलिजेंस के लोग, ये किसी हद तक इन रेबल ग्रुप्स की रजामंदी से किए हैं और इसके बदले में ईरान ने इनको यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम सीरिया में नई हुकूमत बनने के अमल में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। इसलिए ईरान ने टाइमली अपने एसेट्स को वहां से इवैक्यूएट किया है। ये बहुत से एनालिस्ट का ख्याल है, ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है ईरान की। ऑफिशियली तो वो ये कह रहे हैं कि ये CIA और मुसाद की कार्रवाई है जो इनको इम्पोज कर दिया गया सीरिया पर। और साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि वो सीरिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और जो कुछ सीरिया में हुआ वो उनके इंटरनल मैटर्स थे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और साथ ये भी कह दिया कि हम सीरिया के नए हुक्मरानों के साथ भी मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, अल जुलानी की हुकूमत के साथ नई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही ईरान ने यह भी कह दिया कि इन ग्रुप्स का इजराइल के साथ कैसा ताल्लुक होता है ये देखना बहुत क्रूशल होगा। अगर वो इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं तो ये हमारे दुश्मन होंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट रियासत की तरफ जाते हैं, सीरिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अपना किरदार अदा करते हैं, तो इनसे ज़रूर हम बातचीत कर सकते हैं और रिलेशंस कायम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से जरीदों में ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं कि ईरान ने इनके साथ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एसेट्स को निकाला है सीरिया के अंदर से बाहिफाजत टाइमली। और इस वक्त की बात करें तो एक मीटिंग में ईरान की IRGC ने रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम लीडर को, और उसके मुताबिक ईरान की IRGC और ईरान की इंटेलिजेंस का कोई मेंबर सीरिया में मौजूद नहीं है। हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे इजराइल की स्ट्रेटजी कि वो क्यों इतने रिलेंटलेस हमले कर रहा है। एक तो मकसद हम सबको पता है कि उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ग्रैंड विजन उनका क्या है। उससे पहले आते हैं सीरिया की टेरिटरी की जानिब। सीरिया में इस वक्त क्या हो रहा है? सीरिया में आपको पता है जैसे टर्किश लेड ग्रुप्स भी हैं जो कि SDF से लड़ते हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सीरिया पर भी बहुत सा एरिया कंट्रोल किया हुआ था। हमने आपको इन वीडियोस में बताया हुआ है। जो कुर्द्स हैं, कुर्दिश कबाइल हैं, वो अमेरिकन की मदद से यहाँ पर दाइश वगैरह से लड़ते थे, और तुर्की इनको पसंद नहीं करता क्योंकि तुर्की ये समझता है कि हमारे मुल्क में ये बदअमनी फैलाते हैं। तो इसलिए तुर्की के लिए भी बड़ी फायदेमंद चीज हुई है HTS का इमर्ज होना, क्योंकि यहाँ पर टर्की ने भी बहुत से ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। अब वो जो ग्रुप्स हैं जिनमें सीरियन नेशनल आर्मी सरे फहरिस्त है, जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा है, ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एरियाज में भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर SDF यानी कुर्दिश ग्रुप्स का ये कहना है कि हमारा टर्किश बैक ग्रुप के साथ एक मुआहदा हो चुका है। सीरिया की जो नॉर्दर्न सिटी है मंबिज, यहाँ पर काफी दिन लड़ाई हुई है टर्किश बैक ग्रुप्स और SDF की, जिसके नतीजे में एक मुआहदा तय पाया है जो पिछले कई सालों से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कुर्दिश ग्रुप्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसको टर्किश बैक ग्रुप्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा मजीद ईस्ट पर जाएं तो यहाँ पर एक प्रोविंस है देर अजोर, यहाँ पर भी कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल था और SDF से कंट्रोल हयात तहरीर उल शाम ने छीन लिया है।
यानी मोहम्मद अल जुलानी की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कुर्दिश ग्रुप से ये इलाका भी छीन लिया है। तो यहाँ पर दो बड़े सेटबैक्स हुए हैं कुर्दिश ग्रुप्स को। एक इलाका तुर्की बैक ग्रुप्स ने इनसे हासिल किया है और दूसरा हयात तहरीरुल शाम ने, जो कि अब नए रूलर्स हैं सीरिया के। देर अजोर का कंट्रोल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सीरिया के ईस्ट में वाक़या है और इसका बॉर्डर इराक से लगता है। यानी हयात तहरीरुल शाम की फोर्सेस अब इराक के बॉर्डर तक पहुंच गई हैं, जिनका पहले कंट्रोल टर्की के बॉर्डर के पास था, इजराइल के बॉर्डर के पास था, इदलिब और अलेपो में था। अब ये बहुत दूर ईस्ट तक भी पहुंच गई हैं और इराक के बॉर्डर्स पर बैठ गई हैं। इसके अलावा जो कंट्री के की कोस्टल एरियाज हैं, लताकिया और तरतस, यहाँ पर अल जुलानी की फोर्सेस ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और इन शहरों के जो असलहा डिपोज हैं, यहाँ पर शदीद बमबारी जारी है इजरायली आर्मी की जानिब से। इन सारी डेवलपमेंट से पता चलता है कि सीरिया अभी भी यूनाइटेड नहीं है HTS के बैनर तले। एक HTS है जिसके सरबराह मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो इस वक्त टेक्निकली रूलर हैं सीरिया के। इसके अलावा कर्दिश फोर्सेस हैं SDF की शक्ल में, और तीसरे नंबर पर टर्किश बैक नेशनल आर्मी है। तो अभी भी 2 से 3 ग्रुप्स हैं, लेकिन इनमें सबसे पावरफुल ऑब्वियसली HTS है। आज से कुछ हफ्ते कबल सीरिया में क्या सिचुएशन थी कि बशार अल असद की फोर्सेस 60% से ज्यादा कंट्री को कंट्रोल करती थी और बाकी तकरीबन 20 से 30% एरिया कुर्दिश फोर्सेस के पास था और बाकी इन छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स के पास। 10% तक इलाका इन ऑपोजिशन ग्रुप्स के पास था, रेबल ग्रुप्स के पास था, जो अब हुक्मरान बन चुके हैं सीरिया के और उनके पास 70% से ज्यादा एरिया का कंट्रोल है। और जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत सी बॉर्डर क्रॉसिंग्स खुल चुकी हैं। बशार अल असद के डर से बहुत से लोग मुल्क छोड़कर भागे हुए थे, कुछ कुर्दिश एरियाज में सेटल हो चुके थे, वो सीरिया की मेनलैंड में नहीं आ सकते थे। बहुत से सीरियंस टर्की, लेबनान और जॉर्डन में भाग गए थे। अब उनमें से बहुत से लोगों की वापसी का अमल जारी है और लोग बेचैन हैं अपने घरों को वापस आने के लिए। और इस हवाले से टर्की काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहा है। टर्की तो खुश है कि ये सारे तारकीन वतन वापस अपने मुल्क को जा रहे हैं। टर्की इनको अपने लिए बोझ समझता था। इनमें से बहुत से कुर्दिश लोग भी थे जो कि टर्की के लिए एक सरदर्द हैं। तो टर्की ने अब क्या एहतमाम किया है अपनी इनकी जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है सीरिया के साथ, इसमें इन्होंने फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी है, अपने अमले की तादाद में इजाफा कर दिया ताकि बड़ी तादाद में फैसिलिटेट किया जा सके इन लोगों को जिन्होंने टर्की में पनाह ली हुई थी। अब ये सीरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब वापस आते हैं इजराइल पर। इजराइल इतनी रिलेंटलेस कैंपेन क्यों कर रहा है सीरिया के अंदर? इतनी ज्यादा बमबारी 1967 के बाद सबसे ज्यादा बमबारी इजराइल ने की है 2 दिनों में और 480 टारगेट्स को निशाना बनाया है। इसमें एक जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हम सबको पता है कि वो इनका डिफेंस वीक कर है। वो नहीं चाहता कि जिन मिलिटेंट्स की अब हुकूमत आई है वो सीरियन आर्मी का असलहा यूज कर सकें, तो इसलिए वो उनको तबाह कर रहा है। और इसके अलावा हमने एक और डेवलपमेंट भी देखी थी कि गोलान हाइट्स का जो बफर जोन था उसको भी कब्जा करने के लिए इजराइल पहुंच चुका है। इजराइल ये कहता है कि गोलान हाइट्स का एग्रीमेंट हमने बशार अल असद की हुकूमत के साथ किया था, वो गिर गई है, वो टॉपल हो गई है, तो अब वो एग्रीमेंट भी नल हो गया है। इसलिए उनकी फोर्सेस गोलान हाइट्स पर भी आ रही हैं, बमबारी कर रही हैं। और अब इजराइल के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें सीरिया के अंदर मजीद पेनिट्रेट करना चाहिए, अपने फोर्सेस के ऑपरेशंस का स्कोप मजीद वसी करना चाहिए। और इस हवाले से उनके पैरा ट्रूपर्स एंटर हो रहे हैं और खुफिया मिशंस कर रहे हैं, उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, बारूदी मवाद नस्ब किया जा रहा है डिफरेंट जगहों पर। इजराइल से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें इजराइल की हेजीमोनिक पावर को असर्ट करना होगा सीरिया के अंदर और मैसेज देना होगा कि इजराइल से पंगा लेने वाले का क्या अंजाम होता है। इसके अलावा इजराइल एक और स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर उनसे भी बातचीत की जाए, जिनमें द्रूज, कुर्द्स और दूसरे ग्रुप शामिल हैं। और सीरिया के हवाले से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है, एक हाइब्रिड वॉरफेयर का, एक वॉर ऑफ अल्ट्रेशन के स्लोली इनको वीक किया जाए और जिस जगह पर जिस ग्रुप की हुकूमत होगी उसको उस हिसाब से हैंडल किया जाए। अगर उनका कोई मुखालिफ ग्रुप है तो उसके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे और अगर कोई ग्रुप इजराइल के फेवर में हो तो उनसे दोस्ती की जाएगी। और ज़्यादातर ये सजेशन पाई जाती है इजराइल में कि जिन ग्रुपों ने बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए हैं हिस्टोरिकली, उनके साथ अलायंस किया जाए।
मतलब इजरायली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नज़र में सीरिया को डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट हिस्सों में, और जब जितना ज़्यादा आप डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कंट्री वीक होगा। इजराइल ने सक्सेसफुली इस रीजन में अपने एक बहुत बड़े थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया है और उनकी कोशिश यही है कि मजीद वीक किया जाए दुश्मन को। आप इनके आसपास नज़र दौड़ाएं, इन्होंने गजा को तबाह कर दिया, इन्होंने हमास की लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया, इन्होंने लेबनान के साथ मुआहदा कर लिया हिजबुल्लाह की लीडरशिप को असैसिनेट करके। सीरिया की हालत आपके सामने है, जहां पर उनके पास कोई असलहा नहीं बचा अपने दिफा के लिए, जो थोड़ा बहुत था बशारुल असद की रजीम में। और इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ईरान को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और ईरान को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन से किस तरह डील करे। ईरान में भी ये बहस चल रही है कि HTS के साथ इंगेज किया जाए, जुलानी के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाए, और ये भी सोच पाई जाती है ईरान में कि पहले देखा जाए कि ये इजराइल से अपने ताल्लुकात को किस तरह उस्तवार करते हैं। अगर तो इजराइल के साथ इनके मामलात में कोई हॉस्टिलिटी नहीं आती, इसका ये मतलब है कि इनको इजराइल बैक कर रहा है और इनको चांस दिया जाए और उसके बाद बायलैटरल ताल्लुकात कायम किए जाएं। फिलहाल ईरान भी सीरिया से अपने सारे एसेट्स को निकाल चुका है और इजराइल दंदनाता हुआ फिर रहा है। ये ट्विटर पे मुझे एक तस्वीर नजर आई, ईरान मिलिट्री नामी एक अकाउंट है, उसने लिखा हुआ था, आप देखें कितनी मजे की चीज है, ड्यू टू इकोनॉमिक चैलेंजेस CIA is now providing standard uniforms to employees। इसमें ज़ेलेंस्की और अल जुलानी की तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक इनके अटायर में सिमिलैरिटी है और क्या कमेंट्री है कि दोनों को CIA सपोर्ट कर रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कौन कामयाब होगा। इजराइल का जो प्लान है कि हिस्सों में तकसीम किया जाए सीरिया को, क्या वो इसमें कामयाब होंगे? क्या ईरान कोई कम बैक करेगा, या आपके ख्याल में सीरिया एक ना ख़त्म होने वाले क्राइसिस में एंटर हो चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।